नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में आज 2021 के जीएस 3 का हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों एक आपको सूचना देना चाहता हूं। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहां पे अच्छा क्वालिटी कंटेंट हम लोग अपलोड करते हैं। तो इस संदर्भ में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना ज़रूरी हैं। जो भी क्वेश्चन होता है उसमें होता है कहीं छुपा हुआ एक कीवर्ड। ये कीवर्ड जो होता है दोस्तों, इसी के अनुसार आपको अपना उत्तर तैयार करना पड़ता है। जो आप उत्तर अपने पेज पे लिखेंगे उसको आप 3 भागों में विभाजित करेंगे। जो पहला भाग होगा उसको हम इंट्रोडक्शन या परिचय कहते हैं। अगर आमतौर पे आप 100 शब्दों में अपना उत्तर लिख रहे हैं तो ये परिचय जो होगा ये उसका 1/10 भाग यानी कि 10 शब्दों में आपको ख़त्म करना होगा। अब इन 10 शब्दों में आप क्या लिखेंगे? आप परिभाषा लिख सकते हैं, कोई तथ्य या डेटा लिख सकते हैं, या फिर किसी की पृष्ठभूमि दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं। फिर जो दूसरा भाग होता है दोस्तों, ये होता है मेन बॉडी का, कंटेंट का या सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है, जो उसकी डिमांड है, उसके अनुसार आप इधर अपना उत्तर बनाएंगे। ये जो आप भाग लिखेंगे इसको मजबूत करने के लिए तथ्यों का सहारा लेंगे। कोई रिपोर्ट में अगर इस बारे में कुछ लिखा हो तो उन रिपोर्ट का जिक्र करेंगे। माननीय न्यायालयों का निर्णय लिखेंगे। उसके अलावा अगर क्वेश्चन स्कोप देता है तो मैप बनाएंगे या फ्लो चार्ट बनाएंगे। और फिर जो ये तीसरा भाग होता है दोस्तों, ये होता है निष्कर्ष का या कंक्लूजन का। हम लोग कोशिश करते हैं जो भी कंक्लूजन रखें उसको आशावादी रखें, संतुलित रखें। संतुलित से मेरा तात्पर्य है ना तो आप किसी विषय वस्तु के पक्ष में बहुत ज़्यादा लिखें, ना विपक्ष में लिखें। दोनों को बैलेंस करने की आप कोशिश करें। फिर आशावादी से मेरा तात्पर्य है, मान लीजिए कोई समस्या आपने बताई है जो क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रही है, तो आने वाले समय में उस समस्या का समाधान करा जा सकता है अगर ABCD इस प्रकार के उपाय अपनाए जाएँ तो। अब यहाँ पे आप विभिन्न उपाय लिख सकते हैं। तो ये आपका दिखाता है कि समस्या के समाधान तक पहुँचने वाली आपकी नीति है, आपकी रणनीति है। यही दृष्टिकोण आपको अपने उत्तर में झलकाना है। इसको हमने यहाँ पे आशावादी दृष्टिकोण नाम दिया है। फिर अगर दोस्तों आप निष्कर्ष लिख रहे हैं तो यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि कोई समाधान भी वहीं पे लिखें। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में है। तो कहा गया है डिस्कस करो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को, या भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। तो डिस्कस यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि हम हर बार शुरू करते हैं एक बैकग्राउंड या फिर एक ओवरव्यू देके शुरू कर सकते हैं कि भाई आखिर डिजिटल इंडिया है क्या। फिर आप इसके साथ जुड़े हुए पिलर्स क्या हैं ये बता सकते हैं। इसके साथ जुड़े हुए कोर एलिमेंट्स क्या हैं ये बता सकते हैं। यानी इसके स्तंभों की व्याख्या कर सकते हैं, इसके मूल तत्वों के बारे में बता सकते हैं। अंत में आप लिख सकते हैं कि इसके संबंध में क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनका हमको सामना करना पड़ता है, यानी क्या चुनौतियाँ हैं। और फाइनली जब आप अपने उत्तर का निष्कर्ष लिखेंगे तो आप ये लिख के उत्तर समाप्त कर सकते हैं कि अभी इस सिनेरियो को देखते हुए हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप इसकी शुरुआत करें तो आप लिख सकते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक अम्ब्रेला मिशन है भारत सरकार का, जो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा दी जा रही सर्विस या फिर सुविधाएं नागरिकों तक पहुंच सके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और वो होगा कैसे? एक तो इंटरनेट की सुविधा को बेहतर बना के, और दूसरे ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करके। तो दोस्तों इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र डिजिटली सशक्त हो पाए। इसका एक मेन फोकस है कि इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाया जा सके, कम से कम रूरल और रिमोट एरियाज़ में। तो जिन क्षेत्रों में या तो अभी तक इंटरनेट सुविधा मौजूद नहीं है, या फिर अगर है तो उसकी स्पीड की बहुत प्रॉब्लम है, स्पीड बहुत धीमी है। फिर दोस्तों आप इसे कंपोनेंट के बारे में बता सकते हैं कि इसके कोर एलिमेंट्स क्या हैं या फिर इसे कंपोनेंट्स क्या हैं। जैसे सबसे पहले आप बता सकते हैं कि इसका उद्देश्य या इसका कंपोनेंट है स्थिर और सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना का विकास। उसके अलावा दूसरा इसका एक कंपोनेंट है कि सभी जो सर्विसेज हैं वो डिजिटली सिटीजन्स तक पहुँच पाएँ। और तीसरा इसका है कि डिजिटल जो साक्षरता है उसका सार्वभौमिकरण हो पाए। तो आप ये तीनों ही कंपोनेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। फिर अगर दोस्तों मैं बात करूं इसके चैलेंजेस के बारे में, आप लिख सकते हैं कि भाई अभी समस्या ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में इंटरनेट का पेनिट्रेशन कम है। फिर इंटरनेट जहां पेनिट्रेटेड है, जहां पे उसकी सुविधा मौजूद है, वहां पे उसकी स्पीड कम है।
लोगों में टेक्नोलॉजी के प्रति अभी अनुकूलता नहीं है, वो आसानी से टेक्नोलॉजी को या प्रौद्योगिकी को अपना नहीं पाते। हमारे देश में इससे संबंधित स्किल्ड मैन पावर की कमी है। जो मैन पावर है वो पर्याप्त कौशल नहीं रखती है। फिर अगर कोई दोस्तों नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ कई सारी चुनौतियां भी लेके आती है। इसके साथ भी साइबर अटैक संबंधित चुनौतियां हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आजकल एक आतंकवाद का नया रूप आ गया है जिसको हम लोग साइबर टेररिज्म बोलते हैं। डिजिटल इंडिया की मदद से संभव है कि इस प्रकार के जो अटैक्स हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाएं, हमारे नागरिक इनके प्रति और संवेदनशील हो जाएं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आप पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं डिजिटल के ऊपर, जिसमें सब कुछ डिजिटल आप करवा रहे हैं, लेकिन लोगों में इतनी साक्षरता ही नहीं है। जनता की डिजिटल लिटरेसी कम है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी भी कार्य के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके संदर्भ में जनता जागरूक होनी चाहिए, जनता में पर्याप्त साक्षरता होनी चाहिए। अगर इन दोनों में कमी होती है तो उसको पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर स्कीम के लाभ मिल नहीं पाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका उत्तर कैसे बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया, डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। इससे यह सुनिश्चित करता है सरकार कि जो नागरिक की सेवाएं हैं, माफ़ कीजिएगा, जो सरकार की सेवाएं हैं वो नागरिकों तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जा सकें। इसके लिए हम लोग को एक तो ऑनलाइन के संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा और इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसका उद्देश्य है कि प्रौद्योगिक क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जा सके। अब इसमें अलग अलग मंत्रालय एक साथ इकट्ठे होकर कार्य करते हैं, तो इसीलिए यह एक व्यापक दृष्टिकोण बनाने के लिए कई सारे विचारों को एकीकृत करता है। फिर आप ये लिख सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जुलाई 1, 2015 को इसको लॉन्च किया था। आपको पूरी तारीख याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वर्ष याद रख सकते हैं। यह सरकारी जो स्कीम्स हैं उनके समर्थक के रूप में और लाभार्थी के रूप में दोनों ही तरीके से कार्य करता है। कौन कौन सी स्कीम्स को यह समर्थन देता है? वो है भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, औद्योगिक गलियारे या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, और इसके अलावा भारत सरकार की जो भी अन्य महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उन सबको सपोर्ट देने का ये काम करता है और साथ में उनका लाभार्थी भी बनता है। यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि दूर दराज के जो इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सके। इसके 3 मुख्य घटक रखे गए हैं। पहला मैंने बताया, स्थिर और सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना का विकास। दूसरा, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक डिजिटली पहुंचाना, उनकी डिजिटल डिलीवरी करवाना। और तीसरा, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, उसका सार्वभौमिकरण करना। दोस्तों इसके टोटल 9 स्तंभ हैं, 9 पिलर्स हैं, जिसमें एक ब्रॉडबैंड हाईवे का निर्माण है, एक है मोबाइल कनेक्टिविटी को यूनिवर्सल करवाना, एक है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम लगवाना, यानी सभी के लिए इंटरनेट एक्सेसिबल हो, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम चलाना। ई गवर्नेंस भी इसका एक स्तंभ के रूप में कार्य करता है। इसमें फोकस किया जाता है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार के शासन में और उसकी व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। फिर ई क्रांति भी इसका एक स्तंभ है। इसमें सेवाओं के डिजिटल डिलीवरी के ऊपर फोकस किया जाता है, सभी के लिए सूचना उपलब्ध हो इससे, यानी इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी इसका एक पिलर के तौर पे काम करता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो इसके संबंध में जो रॉ मटेरियल लगता है या जो बेसिक उपकरण लगते हैं उनको कैसे आप मुहैया करा पाएंगे। नौकरियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को भी इसके एक स्तंभ में गिना जाता है और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम भी इसके पिलर्स में से एक हैं। अब दोस्तों इसके साथ संबंधित कुछ चुनौतियां हैं जिसके बारे में हमको बताना है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, इंटरनेट का पेनिट्रेशन ही बहुत कम है। कई क्षेत्रों में इंटरनेट की मौजूदगी ही नहीं है और जिन क्षेत्रों में है भी वहाँ पे स्पीड बहुत कम है। नई टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों का अडेप्टेशन नहीं होता, उनका जो व्यवहार होता है वह उसके प्रति रिलक्टेंट होता है, वे ऐसी प्रौद्योगिकी को अनुकूल नहीं मानते हैं। फिर डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की कमी है, स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास नहीं है। साइबर अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिजिटल फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं और यूज़र एजुकेशन में कमी है या फिर डिजिटल साक्षरता कम है हमारे देश में। हालांकि जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है सरकार ने, जिसमें डिजिटल साक्षरता के विभिन्न आयामों को शामिल किया गया है, ये एक पहल के रूप में तो सराहनीय कदम है, परंतु अभी जो समय की मांग है वह ये है कि देश की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाए या फिर उसके अनुसार कार्यक्रम को संशोधित किया जाए, तभी यह कार्यक्रम अपने अपेक्षित परिणामों तक पहुंच पाएगा। अब दोस्तों कुछ हम इनिशिएटिव देखते हैं जो डिजिटल इंडिया से संबंधित है। इसमें डिजी लॉकर की आप बात कर सकते हैं, ई या फिर इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, ई पाठशाला की बात कर सकते हैं, भीम की बात कर सकते हैं जो पेमेंट के इंटरफेस को आसान बनाने के लिए है, डिजिटल इंडिया भाषिणी की बात कर सकते हैं जो बेसिकली लैंग्वेज पे केंद्रित है,
डिजिटल इंडिया जेनेसिस की बात कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स, यानी कि समझ पा रहे होंगे आप, ये स्टार्टअप्स के लिए है। फिर मेरी पहचान का यहाँ जिक्र कर सकते हैं, ये भी एक कार्यक्रम है। और चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम की भी आप बात कर सकते हैं यहाँ पे। यानी अगर आपसे इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि डिजिटल इंडिया के तहत कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो इन सब का आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी वैश्वीकरण के ऊपर ये सवाल है। सवाल में पूछा गया है कि भारत के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं, इसकी आपको समीक्षा करनी है, या फिर यहाँ देखूँ तो एग्जामिन करना है। तो जैसे दोस्तों जो हमारा आइडियल मेथड है हम उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप उत्तर की शुरुआत करते हुए ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कीजिए, इसकी परिभाषा लिखिए कि आखिर वैश्वीकरण होता क्या है। फिर बताइए कि वैश्वीकरण के कारण क्या क्या मुख्य बदलाव आए हैं भारत में। यहाँ पे आप 1991 के सुधार के बारे में लिख सकते हैं। फिर दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि भारत के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े हैं। दोस्तों जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जिसके आपको प्रभाव बताने होते हैं, तो हमेशा इम्पैक्ट्स को आप कोशिश करें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरफ दर्शाने की। यानी किसी भी चीज़ के अगर कुछ प्रभाव होंगे तो उसके साथ कुछ नकारात्मक भी होंगे और कुछ सकारात्मक भी होंगे। आपके उत्तर में आप प्रयास करें कि दोनों ही चीज़ों के बारे में आप जिक्र करें और फिर एक संतुलित निष्कर्ष लिख कर अपना उत्तर समाप्त करें। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये एक्सचेंज है। किन चीज़ों का? आइडियाज़ का एक्सचेंज है, ये कल्चर का एक्सचेंज है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है। यानी इस प्रकार से अलग अलग चीज़ अलग क्षेत्रों से एक दूसरे में एक्सचेंज होती हैं। तो ये करता क्या है, ये पूरी व्यवस्था को एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था में बदल देता है। और ये चीज़ जो है भारत ने एक्सपीरियंस की थी 1991 के आसपास। 1991 में कुछ सुधार किए गए, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए जिसको हम LPG रिफॉर्म्स कहते हैं। उसके बाद जो भारत था उसने दूसरे देशों की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया था। और यहीं से शुरू होता है ग्लोबलाइजेशन का दौर। यहाँ पे हमने ग्लोबलाइजेशन को सेंटर स्टेज एक्वायर करते हुए देखा, उसको हमने अपनाया और फिर उसके विभिन्न प्रभाव पड़े हैं हमारे देश में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार पर। उन प्रभावों की फिर दोस्तों आप समीक्षा करें, पॉजिटिव लिखें, उसके अलावा नेगेटिव लिखें। तो अगर दोस्तों शुरुआत करते हैं हम पॉजिटिव प्रभावों से, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद या फिर वैश्वीकरण के बाद जो कंज्यूमर हैं, यानी कि जो उपभोक्ता हैं, उनके पास चॉइसेस ज़्यादा आ गई हैं। वो इसीलिए क्योंकि बाहर से एक ही उत्पाद का निर्माण करने वाली कई सारी कंपनीज भारत में आ चुकी हैं। तो अगर मान लेते हैं ये कोई प्रोडक्ट है जिसका कोई एक्स इंडस्ट्री थी जो उसका निर्माण करा करती थी, तो वो उसको मनमाने दाम पे बेचती थी। लेकिन अब क्योंकि उसी उत्पाद का निर्माण करने वाली और कंपनीज भारत में आके बस चुकी हैं, तो अब कंज्यूमर के पास चॉइस है कि भाई A, B, C, D इनमें से कौन सा मैं प्रोडक्ट लूँ। तो अब उसके अनुसार जो सबसे सस्ता और सबसे बेहतर प्रोडक्ट होगा वो उसको चुन सकता है। तो इस तरीके से कंज्यूमर को चॉइसेस में इजाफा मिला है, जिससे की वजह से उसका सशक्तिकरण हुआ है। फिर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस प्रकार का एकाधिकार कम हुआ है, मोनोपोली कम हुई है, लेबर की डिमांड में भी इजाफा हुआ है। क्योंकि अलग अलग कंपनीज आएंगी यहाँ पे भारत में अपना एस्टैब्लिशमेंट सेटअप करेंगी, तो उनको काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए होंगे। जो कर्मचारी वो लगाएंगी तो इस वजह से लेबर के लिए डिमांड बढ़ेगी। उससे होगा क्या, उससे जॉब बढ़ेंगी। फिर दोस्तों हमने देखा है वैश्वीकरण के कारण महिलाओं को फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा जॉब मिलने लगी हैं। बाहर से विदेशी कंपनीज आई हैं तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बढ़ा दिया है, जॉब का सिनेरियो बढ़ा दिया है। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगा है। अब दोस्तों अगर किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस क्षेत्र के या उस इंडस्ट्री के पास पैसे आते हैं जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। अगर मान लेते हैं उसने अपना उत्पादन बढ़ाया तो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़्यादा लोग लगेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ से वो फिर से एक लेबर की डिमांड क्रिएट होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे। फिर हमने ये दोनों चीज़ें आपस में जोड़ दी। और दोस्तों यहाँ पे क्योंकि कई सारी कंपनी आ चुकी हैं तो कंपटीशन बढ़ गया है, यानी कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। और क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, इसकी वजह से सर्विस डिलीवरी बेहतर हो गई है। भाई कंपटीशन का तो यही नियम है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप उसमें सर्वाइव कर पाएंगे, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए आपको अच्छी सर्विस डिलीवरी देनी पड़ेगी अगर आप मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं। तो ये सब जो रहे हैं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के या फिर वैश्वीकरण के। हालांकि दोस्तों हमें जैसे समझना होगा, किसी भी चीज़ के जो इम्पैक्ट होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो एक ही तरफ तक सीमित नहीं होते हैं, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। भाई ग्लोबलाइजेशन के आने से इंफॉर्मेशन का प्रसार बहुत आसान हो गया है।
अब सब कुछ अगर इन्फॉर्मेशन के दम पे होने लगा है, सब कुछ मोबाइल से होने लगा है, ये लैपटॉप या फिर जो भी डिजिटल उपकरण है उनसे होने लगा है, तो इसकी वजह से जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें जॉब्स की कमी आई है। हालांकि इसके साथ हमने देखा गया कि इनफॉर्मल सेक्टर या फिर अनौपचारिक क्षेत्र में जॉब्स बढ़ी हैं, लेकिन उसमें उतनी अच्छी तनख्वाह नहीं है, व्यक्ति को वेतन नहीं मिलेगा, तो उसके कोई जीवन स्तर का विकास हुआ नहीं है यहाँ से। उसके अलावा दोस्तों हमारे देश में जो लेबर लॉज हैं, यानी जो श्रमिकों से संबंधित कानून है, वो बहुत कठोर हैं। तो दोस्तों इन कठोर नियमों के कारण आजकल इंडस्ट्रीज़ ने क्या करा है, या फिर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया, वो परमानेंट वर्कर की जगह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रख रहे हैं। यानी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है 2 साल के लिए, तो 2 साल तक तो आप उस इंडस्ट्री में जॉब करेंगे, उसके बाद आप बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो परमानेंट जॉब है फॉर्मल सेक्टर में या फिर औपचारिक क्षेत्र में, उसमें भी घटौती हुई है। उसके अलावा दोस्तों जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है, तब से पब्लिक इंडस्ट्री का रोल कम हो गया है। पहले एक समय होता था 1991 से पहले कि जो पब्लिक इंडस्ट्रीज थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र था, वो मेजरली इकोनॉमी को रन किया करता था, अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता था। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, तब से प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी मार्केट में बराबर का रीच मिलने लगा है, बराबर की पहुंच मिलने लगी है। तो जो पहले ये पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, ये बहुत हद तक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया करता था, पर क्योंकि अब इसके रोल में कमी आई है, इस वजह से फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के रोल में भी कमी आई है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो जाए। फिर दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ सर्विस इंडस्ट्री का रोल बढ़ा है, या फिर मैं कहूँ तो सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ा है, यानी आईटी कंपनीज आ गई हैं अब। और इस प्रकार की कंपनीज जो सर्विस सेक्टर को बिलोंग करती हैं, उनको चाहिए होते हैं कुशल श्रमिक, यानी कि स्किल्ड लेबर। तो भाई अगर आप अनस्किल्ड हैं या फिर सेमी स्किल्ड हैं, तो इस इंडस्ट्री में आपकी कोई जगह नहीं है। इस वजह से बेरोजगारी दर भी बढ़ी है और फॉर्मल सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट कम होता चला गया है। क्योंकि अगर सर्विस सेक्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, तो आप पहले अपने स्किल्स को डेवलप करिए, आपके कौशल विकास पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे सेक्टर में जॉब ले पाएंगे। फिर दोस्तों एक समस्या ये हुई है कि अब हम लोग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वैश्वीकरण के बाद से, और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से दूर जा रहे हैं। तो दोस्तों लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो हुआ करती थी, वो बहुत अधिक मात्रा में लेबर्स को एम्प्लॉय करती थी, यानी कि श्रमिकों को, कर्मचारियों को एम्प्लॉयमेंट देती थी, उनको रोजगार देती थी। पर अब जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ये स्किल पे बेस्ड होती है। अगर आपके पास इस इंडस्ट्री से संबंधित स्किल है, अगर जो इस इंडस्ट्री के द्वारा मांगी गई है वो आपके पास कौशल मौजूद है, तो इसमें आप जॉब ले पाएंगे। अगर आप अर्धकुशल हैं या अकुशल हैं, तो इस इंडस्ट्री में आपको कोई जगह नहीं देगा। इस वजह से भी जो फॉर्मल सेक्टर है उससे एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। उसके अलावा दोस्तों एक और आप बात लिख सकते हैं कि भाई ऑटोमेशन बढ़ा है, यानी अब मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ा है, और मशीन अगर जहाँ भी इस्तेमाल होंगी तो वहाँ पे जो पहले लोग काम किया करते थे उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 5 लोगों का काम अकेली मशीन कर सकती है और उसको चलाने के लिए भी एक ही व्यक्ति चाहिए। तो इस वजह से भी कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, और इस वजह से भी जो फॉर्मल सेक्टर है उससे एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। ग्लोबलाइजेशन को पहले डिफाइन कर दिया, तो इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं ये एक प्रोसेस है जिसमें इंटरनेशनल इंटीग्रेशन होता है। और वो कैसे होता है? वो होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज से, प्रोडक्ट से और अदर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर से, यानी विचारों, उत्पादों और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रक्रिया को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। दोस्तों 1991 के आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो पाई थी। उसने अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलकर वैश्वीकरण को गले लगाया। यहाँ तक आपने अच्छी अच्छी बातें लिखी। आपने लिखा भाई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, 1991 के सुधारों के बाद ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ा है और भारत ने उसको कैसे अपनाया है। फिर आप लिखते हैं कि भाई भारतीय उद्योग पर या फिर औपचारिक क्षेत्र पर वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभाव रहे हैं। अब हम उनके प्रभावों पे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उपभोक्ताओं के पास जो विकल्प हैं वो अधिक अब उपलब्ध हैं, जिससे उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं के बाजार को बढ़ावा मिला है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे डिमांड में इंक्रीज आएगा, जो कि अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगा मोर नंबर ऑफ जॉब्स की तरफ। पहले के समय के विपरीत, जब पहले कुछ ही निर्माता बाजार में हुआ करते थे, उनका एकाधिकार था, उनकी मोनोपोली हुआ करती थी, अब ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो इस मार्केट में आ चुकी हैं, और एक बार ज़्यादा कंपनी उस मार्केट में आ गई, वो ज़्यादा उत्पाद प्रोड्यूस करेंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, जिसकी वजह से चयन के लिए उपलब्ध वस्तुओं की विविधता बढ़ गई है।
और इसके परिणाम स्वरूप उद्योगों के श्रम की मांग बढ़ी है, यानी लेबर की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई है। फिर दोस्तों जो ये उपभोक्तावाद बढ़ा है, इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ा हुआ है, यानी उसको मजबूती मिली है, क्योंकि औपचारिक क्षेत्र में जो अवसर उपलब्ध हैं वो महिलाओं के लिए अब बढ़ चुके हैं। जो बाहर से कंपनियां आई हैं, जो विदेशी व्यवसाय बाजार में आए हैं, उनके कारण रोजगार में भी वृद्धि हुई है। शहरों में उच्च वेतन प्रदान करने वाली नौकरियों के कारण लोगों की जीवन शैली में सुधार आया है, यानी कि उनकी लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हुई है दोस्तों। इससे वस्तुओं पर लोगों द्वारा व्यय बढ़ा है, यानी उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। अब वो ज़्यादा खुले हाथ से पैसा खर्च कर सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खुले हाथ से पैसा खर्च कर पाएगा तो ये तो तय बात है, जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसकी डिमांड में बढ़ोतरी होगी। तो वही हमने यहाँ पर देखा है, मांस, अंडे, दालें, जैविक खाद्य जैसे उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है, यानी कि मीट, एग्स, पल्सेस और ऑर्गेनिक फूड यानी जैविक खाद्य के जो पदार्थ हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ लेबर भी बढ़ी है। कि भाई अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो इसको बनाने वाले लेबर की भी तो आवश्यकता बढ़ेगी। अगर पहले मैं एक ही प्रोडक्ट बना रहा था, मान लीजिए मैं एक टी शर्ट बना रहा था, अब एकदम से टी शर्ट की डिमांड बढ़ गई, तो मेरे को यहाँ पे सप्लाई बढ़ाने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझको ज़्यादा लेबर चाहिए होंगे, ज़्यादा कर्मचारी चाहिए होंगे, तो इससे क्या होगा, मैं ज़्यादा लोगों को अब जॉब दे पाऊंगा। तो अल्टीमेटली इसका एक इफेक्ट आता है सीधे जॉब्स पे या एम्प्लॉयमेंट संबंधी अवसरों पे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। फिर दोस्तों विकसित देशों से विकासशील देशों में अब निवेश बढ़ा है, और अगर कहीं पे भी निवेश में बढ़ोतरी होती है तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट भी होता है, उस क्षेत्र का विकास होता है, क्योंकि एक बार आपके हाथ में पैसा आ गया तो आप अपनी इच्छा से अपने बिजनेस का विस्तार कर पाएंगे, उसको एक्सपैंड कर पाएंगे। और एक बार अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो उसमें काम करने वाले लोगों की भी संख्या आपको अधिक चाहिए होगी। उसके कारण आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभा पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में लाभदायक रहा है। अगर प्रतिस्पर्धा या फिर कंपटीशन में बढ़ोतरी होती है तो इससे जो भी फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आता है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। प्लस जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि कंज्यूमर्स के पास अब ज़्यादा नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हैं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही इसके नहीं है, कुछ नेगेटिव या फिर नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि अब जो अर्थव्यवस्था है वो अधिक सूचना आधारित हो गई है और औपचारिक रोजगार में कमी आई है। हालांकि कई लोगों को अनौपचारिकरण के परिणाम स्वरूप रोजगार तो मिल गया है, लेकिन जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। भाई वैसे भी अगर आप इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई सुविधाएं तो मिलती हैं नहीं, तो आपके जीवन स्तर में कैसे वृद्धि आएगी। और जो वेतन भी मिलता है वो भी आपको लिमिटेड ही मिलता है। जबकि दोस्तों अगर हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसमें तो जो भी कंपनी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने कर्मचारियों को प्रॉपर सुविधाएं दें और उसके अलावा काम के अनुसार, कौशल के अनुसार वेतन प्रोवाइड करे। तो इसमें अगर कोई काम कर रहा है व्यक्ति तो मान सकते हैं कि उसके जीवन के स्तर में सुधार आ सकता है, पर इनफॉर्मल सेक्टर से ये संभव नहीं है। फिर दोस्तों उदारीकरण के बाद श्रम कानून जो है उनमें कुछ खास सुधार आया नहीं है, वे अभी भी कठोर हैं, जिसके कारण उद्योगों ने अनुबंध पर काम देना शुरू कर दिया है, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग शुरू हो चुकी है। इसकी वजह से फॉर्मल जॉब्स में कमी आई है और टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं। उसके अलावा क्योंकि वैश्विक स्तर पर एक कंपटीशन बढ़ गया है या वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि आई है, इसकी वजह से औपचारिक व्यवसायों ने अनौपचारिक रोजगार की तरफ उनके औपचारिक वेतन श्रमिकों को स्थानांतरित कर दिया है। यानी जो व्यक्ति पहले फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हुआ करता था, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण उसको इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में कंपनियों ने शिफ्ट कर दिया है, और इस वजह से भी जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसमें गिरावट देखी गई है। फिर दोस्तों देखा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो ज़्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न करता था, लेकिन उदारीकरण के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी आई है। इस प्रकार औपचारिक रूप से नियोजित श्रमिकों के अनुपात में भी गिरावट आई है। फिर भारत का सेवा उद्योग या फिर सर्विस सेक्टर जो है वो वैश्वीकरण के कारण बड़ा है, उसमें विस्तार हुआ है, पर समस्या ये है कि इसमें चाहिए कुशल श्रम या फिर श्रमिक जिनको स्किल्स इंडस्ट्री के अनुसार आती हो, उनके पास स्किल्स हों। ऐसे में जो अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं या फिर जो अकुशल श्रमिक होते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती। जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो लेबर इंटेंसिव ना होकर कैपिटल इंटेंसिव हैं, तो अगर कोई चीज़ लेबर इंटेंसिव नहीं होगी तो ये कम लेबर को अपने अंदर एम्प्लॉय करेगी, क्योंकि ये मशीनों की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होगी, ये ज़्यादा कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस्ड होगी, जिसके कारण लेबर को कम एम्प्लॉय करेगी और अल्टीमेटली जो आपके
रोजगार संबंधी अवसर है उनमें कमी आएगी, और ऑटोमेशन के कारण मशीन्स ने कई सारी जॉब में ह्यूमंस को रिप्लेस कर लिया है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न में कहा गया है कि भाई समावेशी विकास की रणनीति किस प्रकार समावेशी एवं धारणीयता के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने का प्रयोजन रखती है। इसको आपको समझाना है या एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले आप समावेशी विकास को परिभाषित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करें। यहाँ पे आप विभिन्न संगठनों द्वारा दी गई परिभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन देके। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यूएनडीपी द्वारा दी गई डेफिनेशन के अनुसार। उसके अनुसार ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी ग्रुप एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और सभी लोग उस पार्टिसिपेशन का बेनिफिट उठाते हैं। यहाँ पे हम लोग सभी लोगों से जो बात कर रहे हैं इसका मतलब है गरीब आदमी भी, जो वल्नरेबल वर्ग का है या फिर जो पिछड़े वर्ग का है वो व्यक्ति भी, जो मार्जिनल्स हैं वो लोग भी। तो सभी लोग इस प्रोसेस का बेनिफिट उठाते हैं, सभी लोग इसमें भागीदार बनते हैं और इस प्रकार का जो विकास होता है उसको हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। इसका हमेशा फोकस रहता है कि कैसे भी करके एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। तो वो कैसे होगी दोस्तों? एक तो सबको समान अगर अवसर दिए जाएंगे शिक्षा के स्तर पर या फिर उसके क्षेत्र में, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के क्षेत्र में, और सबको अगर इक्वल अवसर दिए जाएंगे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, तो इन समान अवसरों के कारण हर व्यक्ति शिक्षा का, उसके अलावा रोजगार का, उसके अलावा रोजगार की मदद से एक बेहतर जीवन स्तर का आनंद उठा पाएगा और इसी तरीके के विकास को हम समावेशी विकास कहेंगे। इसमें बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि आपको जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप लैंगिक समानता नहीं बरतेंगे तो भाई पुरुष तो आगे बढ़ जाएंगे लेकिन महिलाएं पीछे रह जाएंगी। और समावेशी विकास कहता है कि हर एक को आगे बढ़ना है, हर एक को विकास में मदद करनी है, हर एक को उसमें भागीदार बनना है और उससे होने वाले लाभ का सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए समान रूप से। इसीलिए जेंडर इक्वालिटी इसके पर्सपेक्टिव में बहुत ज़रूरी है। फिर गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है और सभी वर्गों को सभी एसेंशियल या फिर जो आधारभूत सेवाएं होती हैं उन तक पहुंच मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप बता सकते हैं कि कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ ज़रूरी है और कैसे ये इंक्लूसिवनेस को लाएगा। अब हम बात करते हैं कैसे सस्टेनेबिलिटी को ये मेंटेन करेगा। तो दोस्तों इसको आप ये लिख के शुरू कर सकते हैं कि भाई कोई भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आर्थिक विकास होता है, हम उसको सस्टेनेबल नहीं बोल सकते अगर वो संसाधनों का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल नहीं करता या फिर संसाधनों को बर्बाद करता है, तो चाहे जो हो जाए वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। और इस प्रकार का जो विकास है वो समावेशी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये धारणा बनी हुई है कि भाई संसाधनों को बर्बाद करो, आप ध्यान से कॉशियसली उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा वहाँ पे हर जो वर्ग का व्यक्ति है वो इस चीज़ को अफोर्ड कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो बड़े सीमित संसाधन होते हैं। तो इसीलिए वो इस विकास में जुड़ेगा नहीं। तो अगर वो विकास में जुड़ेगा नहीं तो वो समावेशी विकास कहला ही नहीं सकता। ये जिस सस्टेनेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कई चीज़ों पे आधारित होती है। एक तो एनवायरमेंट रेजिलियंस, यानी पर्यावरण के प्रति ये सतर्कता आपके अंदर बढ़ाती है। फिर दूसरा इंटर जनरेशनल इक्विटी, यानी अगर आप कोई संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से करिए कि आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ हैं, उसको भी वो उस पर्टिकुलर संसाधन से लाभ प्राप्त हो पाएँ। फिर ये क्लाइमेट रिस्क को कम करता है और वो इसीलिए भी है क्योंकि हम सभी संसाधनों को दक्षता के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। तो इस सब के कारण ये नेचुरल कैपिटल को बचाने पर केंद्रित होता है। अगर इस प्रकार का विकास होगा तो भाई हर वर्ग उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले पाएगा। लेकिन अगर संसाधनों को बुरी तरीके बर्बाद करने की बात करें, उनको बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने की बात करें, उनको एक्सप्लॉइट करने की बात करें, तो हर एक व्यक्ति, समाज का हर एक वर्ग इसमें शामिल हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के पास भाई संसाधन जो है वो सीमित होते हैं। वो उसी अनुसार कार्य कर सकते हैं जिस अनुसार उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं। तो इसीलिए अगर सस्टेनेबिलिटी आप नहीं रखेंगे तो इंक्लूसिवनेस आ ही नहीं सकती। फिर दोस्तों आप इस प्रकार बता सकते हैं कि अगर हम लोग इंक्लूसिवनेस रखें यानी समावेशी विचार रखेंगे प्लस सस्टेनेबिलिटी भी रखते हैं यानी धारणीयता भी रखते हैं, तो ये साथ मिलके ग्रोथ को बढ़ा सकती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो सस्टेनेबिलिटी है वो तो आपकी मदद करेगी डिमांड क्रिएट करने में। भाई अब आने वाला जो युग है, आपको मालूम है ग्रीन एनर्जी पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हर जगह इलेक्ट्रॉनिक या फिर बैटरी का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे पॉल्यूशन कम करने की तरफ हम लोग केंद्रित हो रहे हैं। तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का मंच बन सकती है और लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो एक देश का समग्र रूप से विकास हो पाएगा। फिर भाई यही ग्रीन एनर्जी जब बड़े स्तर पे अलग अलग इंडस्ट्रीज ऑपरेट करवाएगी तो उन इंडस्ट्रीज में जॉब्स की ज़रूरत होगी। वो जॉब जनरेट होंगी
तो उससे रोजगार उत्पन्न हो पाएगा और इस रोजगार का फायदा हर एक वर्ग के व्यक्ति को मिल पाएगा। अब दोस्तों देखते हैं किस प्रकार हमने इसका उत्तर लिखा है। सबसे पहले यूएनडीपी की डेफिनेशन हमने दी है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे प्रोसेस और आउटकम हर एक ग्रुप के पार्टिसिपेशन द्वारा हो। अगर हम विकास की बात करते हैं और जो उससे बेनिफिट्स हो वो भी सब में इक्वली डिवाइडेड हो। वहीं पर दोस्तों अगर ओईसीडी की डेफिनेशन की बात करें तो वो कहता है इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर एक ऐसे आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है जो पूरे समाज में उचित रूप से वितरित किया जाता हो और सभी के लिए समान अवसर पैदा करता हो। तो इस प्रकार से आप डेफिनेशन लिख के अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये जो इंक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट है इसमें कई सारे आयाम, कई सारे पहलू शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि भाई गरीब और जो पिछड़ा वर्ग है वो भी विकास से लाभान्वित हो और इसीलिए जो समावेशी विकास है वो सामाजिक क्षेत्रों के लिए, इनफैक्ट सभी सामाजिक क्षेत्रों के लिए समान विकास प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य होता है कि गरीबी के चरम रूप को खत्म करना और जो विकास हो रहा है उसमें सभी लोगों को भागीदार बनाना। समावेशी विकास हासिल करने के लिए हमको जो कमज़ोर समूह है और महिलाएं हैं उनको प्रॉपर अवसर देने पड़ेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि यही लोग हैं जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से बाहर रह जाते हैं। अब यहाँ पे आपको इन पर ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा और मुख्य धारा में इनको भी जोड़ना पड़ेगा। इससे विकास प्रक्रिया की जो पहुंच है वो इन लोगों तक भी आ जाती है और इसकी वजह से इनके जीवन स्तर में सुधार आता है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं। भाई ऐसा आर्थिक विकास जो सतत विकास पर केंद्रित ना हो, जो पर्यावरण के संसाधनों को लापरवाही से दोहन करता हो, वो समावेशी हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया अगर कोई संसाधनों को बुरी तरीके से बर्बाद कर रहा है, लापरवाही से उसका उपयोग कर रहा है, तो वैसे ही वह विकास की इस प्रक्रिया से कई लोगों को बाहर करता चला जा रहा है। वो लोग जिनके पास या तो संसाधन है ही नहीं या फिर हैं तो बहुत सीमित हैं, तो वो इस तरीके से संसाधन बर्बाद करने की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो विकास की प्रक्रिया चल रही है इससे वो बाहर हो जाएंगे और जैसे ही वो बाहर हुए ये जो विकास है इसको समावेशी हम कह नहीं पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी के ज़रिए दोस्तों हम लोग कई चीज़ों के लिए स्ट्राइव करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल रेजिलियंस या फिर पर्यावरण का संरक्षण। उसके अलावा अंतर पीढ़ीगत इक्विटी पे भी हम लोग केंद्रित रहते हैं। जलवायु संबंधित जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं और इन सबको इकट्ठा करके हम लोग कोशिश करते हैं प्राकृतिक पूंजी को बढ़ाया जा सके और बेहतर उसको संरक्षण मिल सके। अब अगर ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो ये इंक्लूजन को प्रमोट करता है, यानी कि विकास से अधिक वृद्धि होती है इनकम में, आय में, और रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से समावेशी की जो अवधारणा है उसको एक फर्टाइल ग्राउंड मिल पाता है। भाई अब यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ फिगर्स का इस्तेमाल किया है। इसने दुनिया भर में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों के प्रतिशत को 2/3 से कम कर यानी जो शुरुआत में 2/3 हुआ करता था, अप्रोक्सीमेटली 75% हुआ करता था, माफ़ कीजिएगा दोस्तों 75 नहीं 65% के आसपास हुआ करता था, उसमें कमी लाके करीब 10% उसने कर दिया है और सैकड़ों लोगों ने अब मध्यम वर्ग में प्रवेश कर लिया है, जिसकी वजह से उनको अब बेहतर संसाधनों तक पहुंच मिली है। तो ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि जो विकास है वो समावेशन का समर्थन करता है, लेकिन तभी जब वो सस्टेनेबल हो, जब उसमें सतत विकास की अवधारणा समाहित हो। उसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई, जैसे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली गई, तो ग्रेटर इंक्लूजन और सस्टेनेबिलिटी ने ग्रोथ को एनकरेज किया है, यानी कि अधिक समावेश और धारणीयता ने विकास को प्रोत्साहित किया है। नए व्यावसायिक अवसर स्वच्छ प्रौद्योगिकियों जैसे उद्योग में धारणीयता से ही संचालित होते हैं। फिर दोस्तों हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है। उदाहरण के तौर पे 2030 तक भारत अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को 4 गुना से भी अधिक कर चुका होगा। इससे उसके सकल घरेलू उत्पाद में 90 अरब डॉलर की वृद्धि हो सकती है और लगभग 20 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यानी आप देख रहे हैं दोस्तों कि अगर सस्टेनेबल विकास पे, सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस किया जाए और साथ में हम लोग इंक्लूसिवनेस साथ लेके चल रहे हैं, यानी समावेशन को साथ में लेके चल रहे हैं, तो दोनों लोग मिला के ग्रोथ तो लाएंगे ही लाएंगे, विकास तो होगा ही। अब हमारे जो नीति निर्माता हैं उन्होंने भी इस चीज़ को समझना शुरू किया था और समावेशी विकास को अपनी नीतियों में जगह देना शुरू किया। जैसे भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसमें समावेशी विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों समावेशी विकास सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों में एक अहम अवधारणा के रूप में उभरा है। यानी अब सरकार समझ रही है कितना ज़रूरी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, हर एक वर्ग के व्यक्ति को कितना ज़रूरी है देश के विकास में शामिल करना, और उससे निकलने वाले जो भी लाभ हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, कितना ज़रूरी है उनको इक्वली डिवाइड करना इन सभी वर्गों में।
रोजगार और शिक्षा जैसे समान अवसरों तक पहुंच एक व्यक्ति को सभ्य जीवन स्तर प्रदान कर सकती है और असमानता और गरीबी की परिस्थिति को कम कर सकती है। इसके अलावा अगर विकास समावेशी होगा तो वह धारणीयता पर भी केंद्रित रहेगा। यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी शुरुआत में। यह दोस्तों कारणवश गरीबी और असमानता को कम करने के साथ साथ पर्यावरण धारणीयता सुनिश्चित करने में भी हमारी मदद करेगा। तो इसी वजह से जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा वो अपने अंदर दो कॉन्सेप्ट लिए होगा, जिसमें से एक तो है इंक्लूसिविटी का यानी समावेशन का, और दूसरा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यानी कि सतत विकास का या फिर धारणीयता का। अब दोस्तों अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मेंस एग्जाम में कि समावेशी विकास के तत्वों के बारे में बताइए, तो आप ये सब उनमें लिख सकते हैं। गरीबी उन्मूलन, औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय विषमताओं में कमी यानी पॉवर्टी कम करना, इंडस्ट्री को डेवलप करना, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करना, रोजगार सृजन करना यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, कृषि का विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पर्यावरण का संरक्षण करना, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना, सामाजिक क्षेत्र का विकास होना यानी सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट होना, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना, आय का समान वितरण होना। ये सभी तत्व, ये सभी एलिमेंट्स समावेशी विकास के अंतर्गत ही आते हैं। अगर किसी विकास में ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो वो विकास निश्चित ही समावेशी होगा। इस प्रकार से अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप इसका इस प्रकार उत्तर बना सकते हैं। फिर दोस्तों हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पूछा गया है जो 2030 को टारगेट करते हैं। फिर कहा गया है उनके रेलेवेंस के बारे में समझाइए कि उनके डिफरेंट एजेंडाज की क्या रेलेवेंस है। तो डिस्कस यहाँ पे आपका कीवर्ड हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखें तो सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या है, इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना आपको करनी है। तो दोस्तों इसका उत्तर शुरू करते वक्त आप पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को डिफाइन करेंगे, उनको परिभाषित करेंगे। फिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त में आप लिख सकते हैं। बाद में एग्जाम्पल की मदद से आप ये बता सकते हैं कि जो इसमें डिफरेंट एजेंडाज जोड़े गए हैं उनका क्या रेलेवेंस है, उनका क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं, अनेक आयाम आप लिख सकते हैं, लेकिन यही फंसाने की ट्रिक है। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 125 शब्दों का है जो कि आपको करीब 110 शब्दों में ही समाप्त करना होगा। तो आप इसमें अपनी हॉरिजॉन्टल नॉलेज दर्शाएं, यानी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करें, किसी भी एक चीज़ को पकड़ के उसकी डेप्थ में ना जाएं। जैसे कि आपको मालूम है इसमें टोटल 17 गोल्स शामिल हैं। अब आप ऐसा ना करें कि एक गोल को पकड़ें और उसके बारे में विस्तार से बताएं। इनफैक्ट आपको करना ये चाहिए कि अलग अलग गोल्स को आप बताएं थोड़ा थोड़ा और उसकी प्रासंगिकता को एक एक दो दो लाइनों में लिख के आगे बढ़ जाएं। अब जैसे इसको समझाने के लिए हम टाइमलाइन पे ही बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में लिखिए। क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि 2015 में पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हुआ करते थे जो 2015 में समाप्त हो गए थे। इसीलिए उसके बाद हमको क्या करना है 2015 से 2030 तक के टाइम पीरियड में, उसके लिए हमने सतत विकास लक्ष्यों को लाया था। इनको दोस्तों हम लोग ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। उसके अलावा यह सुनिश्चित करते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। इनके अंदर जो ज़्यादातर टारगेट्स रखे गए हैं उनकी 2020 से 2030 के बीच में डेडलाइन रखी गई है, यानी हमको उसके ही बीच में इनको अचीव करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप SDG के बारे में बता सकते हैं 2015 से शुरू किए गए थे, बता सकते हैं 2020 से 2030 तक इसकी ज़्यादातर डेडलाइंस रखी गई हैं। इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चला करते थे, वो बता सकते हैं। फिर दोस्तों इसके जो टारगेट्स हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करने के बजाय आप 2-3 को कंबाइन करके उनमें क्या पूछा गया है और उनका रेलेवेंस क्या है आज के टाइम में, ये बता सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि ह्यूमन की डिग्निटी को मेंटेन करना है। दोस्तों इसको एक ब्लैंक शीट पे समझते हैं, आसानी होगी हमको। शुरुआत आपको SDGs के बारे में लिख के करनी है। आप क्या लिख सकते हैं 2015 में इनको लाया गया था, ज़्यादातर जो है 2020 से 2030 तक अचीव करने के टारगेट रखे गए हैं। इनके पहले MDGs हुआ करते थे, इनको ग्लोबल गोल्स कहा जाता था। तो आपने ये इनका इंट्रोडक्शन दे दिया, ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। फिर इसके आगे आप 3-4 लक्ष्यों को कंबाइन करके बात करें। जैसे कि आप कहें कि ये ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, उसके अलावा ये जस्टिस की बात करते हैं, ये इक्वालिटी यानी कि समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। फिर ये रूल ऑफ लॉ को ज़्यादा समर्थन करते हैं। फिर इसके बारे में दोस्तों आप लिख सकते हैं कि आज के समय में जब इतने सारे अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ, उसके अलावा जब SC STs के साथ हम लगातार प्रताड़ित
उनको कर रहे हैं। जब आजकल लोगों को न्याय ना मिलके अन्याय कितने लोगों के साथ हो रहा है, तो ऐसे में ये जो SDGs हैं ये अधिक प्रासंगिक हैं। फिर दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ह्यूमन राइट के प्रति एक ऑब्लिगेशन दिखाता है स्टेट का। इसमें भी ये चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे देश में वल्नरेबल सेक्शन है, इनफैक्ट जो हमारे समाज में ये वल्नरेबल सेक्शन है, ये किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके ऊपर आप लिखें। और फिर आप लिखें कि इसी वजह से ये जो गोल हैं ये आज के समय में अधिक प्रासंगिक हैं। साथ ही ये गोल्स जो हैं ये फोकस करते हैं एम्पावरमेंट पे वल्नरेबल सेक्शन के, यानी जो भी कमज़ोर वर्ग है उनके सशक्तिकरण पे ये फोकस करते हैं। इसको भी आप इसी बात से जोड़ सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं दोस्तों कि टोटल 17 तो ऐसे गोल रखे गए हैं, उसके अंदर 169 टारगेट रखे गए हैं, जिसमें बताया गया है कि सभी फॉर्म में पॉवर्टी को समाप्त करना है, गरीबी की हर एक फॉर्म को, हर एक प्रकार को समाप्त करना है, और हमको लैंगिक समानता हासिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जिस हिसाब से गरीबी बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पर्याप्त अवसर नहीं आ रहे हैं, लैंगिक असमानताएं बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, तो ऐसे समाज को देखते हुए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये आज बहुत ज़रूरी हैं। फिर दोस्तों ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे भी बात करते हैं, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, उसको संरक्षित रखने पे भी यह बात करते हैं। आज जब इतना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है, जैव विविधता जो है वो कम होती जा रही है, जाने कितनी सारी प्रजातियां जो हैं विलुप्त हो चुकी हैं, तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम SDGs का तन मन धन से पालन करें, उनको पूरा करना हमारा मुख्य उद्देश्य रखें। इनफैक्ट उनको समय पर पूरा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर कैसे बनाया है। सबसे पहले SDGs के बारे में लिखा है। ये ग्लोबल गोल हैं, टोटल 17 हैं। उसके अलावा ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं और ये चाहते हैं, या इनका उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति और समृद्धि बनी रहे, लोगों में समृद्धि और शांति हो, हमारे प्लैनेट पे शांति और समृद्धि हो, और ये अभी बनी रहे और फ्यूचर तक ऐसा ही रहे। तो इस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपना पूरा फोकस डालते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में SDGs की स्थापना की। ऐसा इसलिए 2015 के पहले MDGs हुआ करते थे, उन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एजेंडा 2030 के रूप में भी इनको पहचाना जाता है, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संकल्प हैं। इनके मेंबर स्टेट ने संकल्प लिया है कि हम लोगों को SDGs को इम्प्लीमेंट करना है टाइम ड्यूरेशन के अंदर। दोस्तों जैसे मैंने बताया, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 में समाप्त हो गए थे, इसी वजह से SDGs को लाया गया था। 2020 से 30 के बीच में ज़्यादातर लक्ष्यों को इसके प्राप्त करने का हमने टारगेट रखा है। ये संकल्प उन संकेतकों को सूचीबद्ध करते हैं जिनका उपयोग प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने और उसकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स के लिए हमको होनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन करनी है, रूल ऑफ लॉ लाना है, जस्टिस इक्वालिटी लानी है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। यही धारणा यूनाइटेड नेशन के 2030 एजेंडा अपने अंदर समाहित करते हैं। वही आप यहाँ पे देख सकते हैं, मानव अधिकारों और मानव गरिमा का सार्वभौमिक सम्मान चाहिए, विधि का शासन, न्याय, समानता और गैर भेदभाव पूर्ण एक विश्व स्थापित करने का संकल्प लिया है हमने इन 2030 के एजेंडा के तहत। ये हमारी परिकल्पना है। इसमें बताया गया है कि मानवाधिकारों का सम्मान करना है, उनकी रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राज्यों को दायित्व सौंपा गया है, और यह मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर आधारित है। जो दोस्तों हमारे देश में कमजोर समूह हैं, जैसे कि महिलाएं, जैसे कि बच्चे, जैसे कि विकलांग, जैसे कि वृद्ध या शरणार्थी, जैसे कि प्रवासी, इन सब के सशक्तिकरण पे ये एजेंडा फोकस्ड है। एजेंडा के अंतर्गत 17 तो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं और 169 लक्ष्य सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने के लिए हैं, सभी के मानवाधिकार को वास्तविकता प्रदान करने के लिए और लैंगिक समानता हासिल करने के लिए। यानी 17 इसमें गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, जो कि मोटे मोटे तौर पे इन चीज़ों पर केंद्रित हैं। साथ में इसमें पर्यावरण और उसके प्राकृतिक संसाधन के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के ऊपर फोकस किया गया है। दोस्तों वैश्विक लक्ष्य सतत विकास के 3 पहलुओं की बात करता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, और तीनों को प्रयास करता है संतुलित बनाए रखें। और यहाँ पे ऐसी भी अवधारणा मानी गई है कि ये जो 3 पहलू हैं ये आपस में अटूट हैं, यानी एक जो है वो दूसरे पर अफेक्ट करेगा और दूसरा जो है वो तीसरे को अफेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से एक होलिस्टिक व्यू देता है ये हमें सॉल्यूशन या फिर समाधानों का, जो आज के विश्व को एक बेहतर विश्व बना सकता है, और इसी वजह से वो
अत्यधिक प्रासंगिक है। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, महिलाओं को एग्जाम्पल दे दीजिए, वल्नरेबल का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो उत्तर और बेहतर बन पाएगा। अगर हमको एक शेयर्ड विजन को प्राप्त करना है कि भाई सभी की प्रॉस्पेरिटी हो और सभी का साथ में विकास हो, तो हमको साथ मिलकर अपने बेस्ट एफर्ट्स पर काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार ये 17 गोल्स हैं। पॉवर्टी के ऊपर केंद्रित है, हंगर के ऊपर है, वेलबींग के ऊपर है, एजुकेशन पे है, जेंडर इक्वालिटी पे है, साफ वाटर, क्लीन वाटर और सैनिटेशन के ऊपर है, क्लीन एनर्जी के ऊपर है, आपको डिसेंट वर्क मिले उसके ऊपर है। और भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इनइक्वालिटी है इसके अंदर, लाइफ ऑन लैंड कैसे रहेगी, लाइफ बिलो वाटर को संरक्षित रखने के भी इसमें प्रावधान है, पीस के लिए, जस्टिस के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो इनके क्या लाभ हो सकते हैं या फिर क्या इनके एडवांटेजेस हैं, तो इसको हमने एक टेबल के फॉर्म में आपके सामने रख दिया। अगर आप चाहें तो इसी प्रकार की टेबल अपने एग्जाम में बना सकते हैं। भाई सोशल एडवांटेज क्या हो सकती है, जो वेलबींग है हर व्यक्ति की वो बेहतर हो सकती है क्योंकि इसमें पर्यावरण पे फोकस किया गया है। उसके अलावा सोशल कैपिटल आपका बढ़ सकता है, साथ में आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर बन सकती है, एक स्वस्थ जीवन शैली आपको मिल सकती है। आर्थिक लाभ के तौर पे बात करें तो समान धन का वितरण होगा, इनइक्वालिटी कम होगी, स्थानीयकृत विनिर्माण होगा, कचरे का उत्पादन कम होगा, स्थायी कृषि रहेगी और आत्मनिर्भरता हम लोग हासिल कर पाएंगे। फिर दोस्तों अगर पर्यावरणीय लाभ की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर पाएंगे हम लोग, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता हमें कम होगी क्योंकि हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जैव विविधता का संरक्षण हो पाएगा और पारिस्थितिकी प्रभाव को कम करने के लिए ये उपयोगी साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है टेक्नोलॉजी मिशन एग्रीकल्चर में क्या है, इनकी यूजफुलनेस क्या है, आपको इस बारे में बताना है। यानी कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन क्या है और इनकी उपयोगिता क्या है, इसको समझाइए। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में पूछा गया है जो कि एग्रीकल्चर में थे। पूछा गया ये क्या है और इनकी यूजफुलनेस आपको बतानी है। तो आप अपना आंसर की शुरुआत कर सकते हैं इनके बारे में बैकग्राउंड देते हुए कि भाई टेक्नोलॉजी मिशन जो एग्रीकल्चर में आए वो कब से शुरू हुए, किस किस फसल को टारगेट करते हुए टेक्नोलॉजी मिशन लाए गए थे। फिर आप इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं अगर कुछ और तथ्य इस मिशन से जुड़े हुए हैं तो वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें। फिर आप बताएं कि इंडियन एग्रीकल्चर के टर्म्स में इनकी यूजफुलनेस क्या रही है और फिर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं ये लिखने के साथ कि इस प्रकार के टेक्नोलॉजी मिशन किस तरफ एम करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमने इसका आंसर किस प्रकार से बनाया है। बैकग्राउंड में पहले हमने लिखा है कि 1986-87 के आसपास से टेक्नोलॉजी मिशन शुरू हुए थे भारत में। फिर पहले हम 1986 में एक बात करते हैं जो कि मिशन आया था, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, पल्सेज एंड मेज। इसका एम था कि ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाना जिससे कि हमारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो पाए। इसी वजह से ये टारगेट कर रहा था कि हम आत्मनिर्भरता हासिल कर पाएं एडिबल ऑयल्स में, यानी खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसने अपना लक्ष्य रखा था। तो दोस्तों इससे हम देखते हैं फायदा क्या हुआ। तिलहन का उत्पादन 1985-86 में 108.30 लाख टन से बढ़कर 2013-14 के आसपास 324 लाख टन हो गया था, जो इस उत्पादन कार्यक्रम का ही एक परिणाम था। फिर अगर दलहन की बात करें दोस्तों तो दलहन का उत्पादन 89-90 के आसपास 128.6 लाख टन था, जो कि बढ़कर 2014-15 के आसपास 185 लाख टन हो गया था। तो यानी जिस उद्देश्य से मिशन लागू किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति करने में ये सफल रहा था। फिर अगर दूसरे टेक्नोलॉजी मिशन की बात करें तो ये शुगर पे आया था। जो शुगर का टेक्नोलॉजी मिशन था दोस्तों ये 1994 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन जो उद्देश्य था वो था चीनी मिलों में तकनीकी उन्नयन लाना है। उसके अलावा दोस्तों एक और जो इसका एरिया ऑफ एम्फेसिस था, जो और इस क्षेत्र पे इसने फोकस किया था वो था कैपिटल आउटपुट रेशियो का इंप्रूवमेंट हमको करना है ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू और आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के थ्रू, यानी अनुकूलन के माध्यम से पूंजी उत्पादन अनुपात में सुधार करना है और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रौद्योगिकी की पहचान हमको करनी है। ये इसका एक और एरिया ऑफ एम्फेसिस रहा है। फिर हम 2000 की बात करते हैं। यहाँ पे कपास के ऊपर इस प्रकार का मिशन शुरू किया गया था। इसमें हमने कई प्रकार की प्रबंधन तकनीकों का इस्तेमाल किया था, जिसके माध्यम से कपास की उपज, कपास की गुणवत्ता दोनों बढ़े थे और विशेष रूप से मुख्य लंबाई, ताकत आदि के संदर्भ में गुणवत्ता का विकास हुआ था। इसके अतिरिक्त जो कृषि की लागत है या खेती की लागत है उसमें कमी आई थी और प्रति हेक्टेयर उपज में सुधार हुआ था। इन दोनों ही चीज़ों की मदद से फिर फाइनली किसान की आय बढ़ी थी, क्योंकि उनके कल्टीवेशन कॉस्ट कम लग रहे थे। यानी मान लीजिए आपका जो भी इनपुट कॉस्ट लगता है फर्टिलाइज़र खरीदने में,
उसके अलावा और कोई आपको पेस्टिसाइड खरीदना है या कोई सीड्स खरीदने हैं, तो इसमें जो भी आपका कॉस्ट लग रहा था अगर वो कम है और उससे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है तो बेच के आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो निश्चित तौर पे किसान की आय बढ़ेगी। फिर दोस्तों वर्ष 2006 में जूट टेक्नोलॉजी के ऊपर मिशन लॉन्च किया गया था। इसका एम्फेसिस था कि जूट फाइबर की बेटर क्वालिटी को सुनिश्चित किया जाए, यानी बेटर गुणवत्ता को सुनिश्चित करना इसका एक उद्देश्य था। इसके अलावा किसानों को प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और मजबूत बाजार संबंधों के निर्माण पर इसका ध्यान केंद्रित रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग मार्केट लिंकेजेस ने बनाने की कोशिश की है। किसानों के पास ट्रांसफ़र किया है टेक्नोलॉजी को, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। फिर एक कोकोनट के ऊपर यानी कि नारियल के ऊपर प्रौद्योगिकी मिशन आया था। इसका एम था कि जो अलग अलग स्कीम चल रही हैं इस फील्ड में, यानी कोकोनट डेवलपमेंट या फिर नारियल विकास के फील्ड में, उन सबको कन्वर्ज करके एक जगह लाया जाए। इससे एक ऐसी प्रणाली बनाने में मदद मिली जो नारियल की खेती को प्रतिस्पर्धी बनाए और उचित रिटर्न की गारंटी दे किसान को। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग आपने टेक्नोलॉजी मिशन देखे। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे ये लिखते हुए कि भाई टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत मदद की है एग्रीकल्चर के, जिससे कि एक किसान के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है और उसकी आय में भी सुधार हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार आप एक पॉजिटिव नोट पे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है क्या कंस्ट्रेंट आते हैं डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के, खास करके उत्तर प्रदेश में, और इस प्रकार के कंस्ट्रेंट्स को हटाने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को या इन दोनों भागों को आपको एड्रेस करना है यहाँ पे। यहाँ देखें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आई हैं, फिर इन बाधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए जो भी कदम हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है, उनका वर्णन करना है। तो दोस्तों इसका आप शुरुआत कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में बात करते हुए। फिर कंपेयर कीजिए उसकी इकोनॉमी को बाकी सभी क्षेत्रों से। बाद में आपको बताना है कैसी इसकी इकोनॉमी पहले बेहतर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि पॉपुलेशन इसमें बढ़ी, जनसंख्या का घनत्व बढ़ा, जिससे संसाधन की कमी हुई और उससे धीरे धीरे करके इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रोजेक्ट हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन या फिर कार्यान्वयन में किस प्रकार के कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे, यानी किस प्रकार की बाधाएं आ रही थी, आपको इस बारे में बात करनी होगी। दोस्तों तो इस उत्तर को आप ये लिख के शुरू कर सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है ये बहुत पॉपुलस है, यानी बहुत सारी इसमें जनसंख्या है, लेकिन इसकी इकोनॉमी के टर्म्स में हम बात करें, अर्थव्यवस्था के टर्म्स में बात करें तो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पा रही है ये। अगर हम कुछ पीछे जाके देखते हैं, यानी इतिहास के पन्नों में झांकते हैं, तो इंडिपेंडेंस के समय उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया करती थी। जो इसकी पर कैपिटा इनकम होती है वो नेशनल लेवल से मैच किया करती थी, यानी इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम होती थी उससे मैच किया करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे देखा गया कि इसकी जीडीपी जो है वो कम होती चली गई, इसका सकल घरेलू उत्पाद कम होता चला गया, और इसके पीछे कारण था जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी, पॉपुलेशन एकदम से बहुत बड़ी। और ये देखा गया दोस्तों 1971 से करीब 2001 के पीरियड के बीच में। और अब ऐसी हालत हो चुकी है जो उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है वो करीब इंडिया की पर कैपिटा इनकम के आधी ही है। तो यानी कुछ तो प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि हमको यहाँ पे जिक्र करना होगा। अब अगर आप लोग कंस्ट्रेंट या फिर दोस्तों बाधाओं की बात करेंगे तो उसमें एक तो आप लिख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो लैंडलॉक्ड इलाका है, कहीं से भी इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है समुद्र के साथ, तो इसलिए ये इस प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड से ज़्यादा कमा नहीं पाता। दूसरी बात, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, यानी जनसंख्या का घनत्व बहुत है, तो ये जो यहाँ पे संसाधन मौजूद हैं उन प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ बनता है, ज़्यादा भार डालता है। उसके अलावा दोस्तों अगर राज्य की इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था ने बेहतर परफॉर्म भी किया है तो भी इतनी डेंसिटी होने की वजह से जब हम पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो वो बहुत कम निकल के आती है। फिर क्षेत्र का उतना बेहतर डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही आप बात करें तो कई सारे डेवलपमेंटल इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास की प्रक्रिया में कुछ पीछे रह गए हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आगे निकल गए हैं, यानी राज्य के अंदर ही अलग अलग क्षेत्रों में असमानताएं हैं विकास के संदर्भ में। फिर उत्तर प्रदेश का एक इतिहास रहा है जहाँ पे इसमें अलग अलग प्रकार के ऐसे इवेंट्स होते रहे हैं जिससे जो पॉलिटिक्स है उसका ध्यान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बजाय पॉलिटिकल मुद्दों की तरफ ज़्यादा लगा रहा है। जैसे कि इसमें बाबरी मस्जिद के बारे में हम लिख सकते हैं। जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था तो ज़्यादातर ध्यान जो था सरकार का वो सिर्फ इससे संबंधित पॉलिटिकल या राजनीतिक मुद्दों में लग गया था। उस समय सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स थे, क्षेत्र के जो सामाजिक और आर्थिक विकास के पहलू थे, उन पे ध्यान दिया नहीं गया।
तो वहाँ पे विकास बाधित हुआ था। फिर दूसरी बात, आज भी जो क्षेत्र है उसको एग्रीकल्चर बहुत तरीके से प्रभावित करता है, बहुत हद तक वो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसे में जब एग्रीकल्चर ही परफॉर्म नहीं करता है तो आपके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगी, ये एक बड़ी समस्या है इस समय। इसी के कारण जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो वित्तीय संसाधन है, वो उसकी भी कमी हो जाती है। यहाँ पे जो मैन पावर की क्वालिटी है दोस्तों, वो भी उतनी बेहतर नहीं है कि समग्र राज्य का बेहतर विकास हो पाए। क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर संबंधित प्रॉब्लम्स भी है और कई रिपोर्ट्स में देखा गया है कि करप्शन भी काफ़ी हद तक व्याप्त है इस क्षेत्र में। तो ये सब समस्याएं दोस्तों आप अपने उत्तर में मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले हमने लिखा है उत्तर प्रदेश जो है करीब 1/6 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी इतना पॉपुलस है। कई क्षेत्रों से या कई और कंट्री की आप पॉपुलेशन देखें, जैसे यूके, फ्रांस और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश की है। इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। इन्हीं कंट्रीज से जब हम कंपेयर करेंगे तो इनके कंपैरिजन में करीब 1/4 ही है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति जो आय है वो यूनाइटेड किंगडम्स के कंपैरिजन में बल्कि 1/40वां है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, 1/4 नहीं 1/40 है, यानी परिस्थिति और ज़्यादा खराब है, गंभीर है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था। अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के समय की, तो जो स्टेट की पर कैपिटा इनकम थी वो इंडिया के बराबर हुआ करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो जीडीपी है वो पीछे छूटने लगी और इसके विकास के जो भी इंडिकेटर्स थे वो भी पीछे होने लगे। 1971 से 2001 के बीच में इसमें पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करी। अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री के टर्म्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो कम हुई थी 2.2% से 1.8%, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका उल्टा था, यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी थी। इसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो अब नेशनल एवरेज के करीब करीब आधी ही है और इसके पीछे जो कारण है वो है इसका सुस्त विकास। अब दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश को इसका सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया लैंडलॉक्ड है, कोई भी डायरेक्ट एक्सेस है नहीं समुद्र का, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड से कोई ज़्यादा इसको लाभ हो नहीं पाता है। उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें आप दोस्तों रिसेंट फिगर अपडेट कर लीजिएगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कई दूसरे देशों के कंपेयर में बात करें तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से जो क्षेत्र की, जो राज्य की प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। और अगर ग्रोथ रेट्स अच्छी आपको अचीव करनी है तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है और इसी वजह से हमको एक तरफा जाना पड़ता है और वहाँ पे हमारा विकास हैम्पर होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी या इतना जनसंख्या का घनत्व है कि अगर स्टेट अच्छा परफॉर्म भी कर रहा हो जीएसडीपी में, तो भी पर कैपिटा इनकम जब आप निकालेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे, तो उसमें वो बहुत कम आएगी। तीसरा दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऐसे मुद्दे होते रहे हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ का ध्यान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक और आर्थिक विकास पे फोकस ना होते हुए उनका ध्यान चला गया था कई पॉलिटिकल मुद्दों पे। एक एग्जाम्पल हमने लिया है बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का। यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी अच्छी हुई नहीं। बाद में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई इस क्षेत्र में तब वापस से ग्रोथ को प्राथमिकता दी गई थी। चौथा जो है स्टेट की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है बहुत हद तक और समस्या ये है कि एग्रीकल्चरल परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे विकास की कमी है। फिर पांचवी बात यह है कि यहाँ पे वित्तीय संसाधनों की भी कमी है, प्लानिंग बेहतर नहीं रही है जिसकी वजह से हेल्थ का एक्सपेंशन नहीं हुआ है और एजुकेशन यानी शिक्षा का भी विस्तार नहीं हुआ है। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी क्षेत्र में इतने ज़्यादा आ नहीं पा रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार ने कई सारे नई स्कीम्स लॉन्च की हैं, कई सारी पहल ली हैं जिसके तहत वो कोशिश कर रही है कि इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़े, क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ अपना बेस बनाएं। लेकिन अगर उससे पहले की बात करें दोस्तों तो इतना कुछ अट्रैक्टिव रहा नहीं था क्षेत्र में कि जिससे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ सके। साथ ही जो मैन पावर की क्वालिटी है वो भी नहीं बढ़ी है समय के साथ साथ, तो इस वजह से भी वो अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते। साथ ही गवर्नेंस भी खराब रही है। फिर एक बात यह है कि इसकी जो विशालता है उसने भी इसके अंदर गुड गवर्नेंस को प्रभावित कर दिया है। करीब आप ईस्ट और वेस्ट साइड में देखेंगे तो 28 से 30 ज़िले आपको मिलेंगे और सेंट्रल में देखेंगे तो 10 करीब ज़िले आपको मिलेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में करीब 7 ज़िले हैं। तो इतने सारे ज़िलों की मौजूदगी की वजह से इस क्षेत्र पे एडमिनिस्ट्रेशन भी मुश्किल हो जाता है और अगर आप एक पॉलिसी बनाएंगे तो वो सभी ज़िलों पे समान रूप से लागू हो पाए, ये भी संभावनाएं कम रहती हैं क्योंकि दोस्तों हर एक क्षेत्र की यहाँ पे अपनी अलग समस्याएं हैं। तो हर एक क्षेत्र को उन समस्याओं को लक्षित करते हुए नीतियाँ चाहिए होती हैं। फिर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे धर्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्षेत्र में धर्म ने बहुत गहराई तक जड़ें पकड़ रखी हैं। मस्जिद और मंदिर के इशू पे क्षेत्र बटा हुआ है
जिसकी वजह से यहाँ पे विकास जो है उसमें बाधा आती है। उत्तर प्रदेश को बेटर गवर्नेंस की ज़रूरत है, जिससे कि जो राज्य के संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो वापस लेजिटिमेसी गेन कर सकें। इन्होंने कोई बहुत समय से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट नहीं किया है। ये दोस्तों हम पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं। अभी वाले सरकार ने हालांकि कई सारे कदम उठाए हैं, लेकिन इससे पहले जो है ऐसे कुछ खास कदम उठाए नहीं गए। उसके अलावा जो क्षेत्र है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी है, ब्राइबरी की समस्या यानी भ्रष्टाचार की समस्या है। तो ज़रूरी है कि इस प्रकार से हम लोग नीति निर्माण करें, इस प्रकार से प्रोसीजर्स को या फिर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें कि वो करप्शन को रोक सकें, क्योंकि करप्शन कम होगा तभी क्षेत्र का प्रॉपर विकास हो पाएगा। स्टेट के विभिन्न डिपार्टमेंट को साथ में मिलकर वर्क करना चाहिए, साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, यानी राज्य के विभागों को मिलकर काम करना चाहिए, ना कि स्वतंत्र साम्राज्यों के रूप में उनको निर्णय लेना चाहिए। यूपी के पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और बुंदेलखंड वर्गों को स्वतंत्र प्रभावी विकास योजनाओं की आवश्यकता है। ये क्षेत्र जो है कुछ हद तक पीछे रह जाते हैं, उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज को और एंटरप्राइज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को ये इंश्योर करना चाहिए कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सके क्षेत्र में, यानी बुनियादी ढांचे का बेहतर विकास हो सके, तभी समग्र रूप से जो ये राज्य है तरक्की कर पाएगा। तो दोस्तों अपने आज के लेक्चर में हम यहीं तक के क्वेश्चन का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।